हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के लेसन भोली के बारे में। देखिए इस लेसन के बारे में, इसमें जो लेसन का नाम है भोली, वो इस लेसन की जो मुख्य किरदार रहती है, जो इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है भोली, उससे रिलेट रहता है। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम। तो जब भोली एक बच्चा थी, अर्थात बचपन से ही जो भोली है उसे अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। भाई डेड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, लेकिन उसकी जो टीचर रहती है वो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी क्यों रखती है। डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या जो भोली है वो अपनी टीचर की उम्मीदों पर खरी उतरती है। देखिए ये सब चीज़ें हमको लेसन को पढ़ने के बाद ही समझ में आ पाएंगी, तो उसके लिए हमको ये लेसन बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर नेम बाज सुलेखा, तो जो भोली है उसका नाम सुलेखा रहता है। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से ही सब लोग उसे भोली के नाम से पुकारते हैं। द सिंपलेटन, सिंपलेटन अर्थात जो चूँकि जो भोली होती है, भोली का अर्थ होता है सीधा साधा, और सिंपलेटन का मतलब जिसको आसानी से मूर्ख बना दिया जाए। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, तो जो नंबरदार रामलाल हैं अर्थात जो गांव के प्रमुख भूस्वामी हैं, उनके चौथे नंबर की बेटी होती है। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. तो जब भोली 10 महीने की होती है तब वो अपने बिस्तर से गिर जाती है और वो सिर के बल गिरती है, और गिरने के कारण उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है। दैट वाज वाई शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटन। इसी कारण से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड ही रह पाती है, और इसी कारण से सब लोग उसे भोली के नाम से जानते हैं, द सिंपलेटन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा बच्चा जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके उसे भोला भाला ही कहा जाता है। एट बर्थ द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बचपन से ही ये जो भोली है ये बहुत फेयर कलर की थी और बहुत सुंदर थी। बट वैन सी वाज 2 years ओल्ड सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, लेकिन जब वो 10 साल की थी तो उसे एक स्मॉल पॉक्स मतलब छोटी माता नामक एक बीमारी हो जाती है। ओनली द आइज वेयर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, उसकी जो आंखें हैं केवल वो सुरक्षित बची थीं, उसके बजाय उसकी शरीर का पूरा हिस्सा पूर्ण रूप से काले काले पॉक मार्क से ग्रसित हो चुका था। जैसे कि आपने भी देखा होगा, हमारे यहाँ उसको महामारी माता कहा जाता है। जैसे उन्हें कहा छोटी माता निकली, किसी को बड़ी माता निकली, और उसमें बॉडी में माता के छोटे छोटे से निशान आ जाते हैं। तो चूँकि वो एक स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी होती है, लेकिन उसे आज भी हमारे ट्रेडिशंस में माता के नाम से ही जाना जाता है। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज 5, ये जो सुलेखा है जिसका नाम भोली है, ये 5 साल की अवस्था तक बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। एंड वैन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और जब वो 5 साल की हो गई तब वो बोलना सीख पाई। सी स्टेमर्ड, और वो बोलती भी थी तो बोलने में वो स्टेमर्ड अर्थात हकलाकर बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और अन्य बच्चे थे वो उसका मजाक बनाते थे क्योंकि वो हकलाती थी और उसकी नकल उतारते थे अर्थात उसकी मिमिक्री करते थे। द अदर एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, और धीरे धीरे वो कुछ कुछ बोलने लगी थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, उसके 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थीं, अर्थात 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और जो भोली है वो इन सभी में सबसे छोटी थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, तो जो जो मिस्टर रामलाल हैं, भोली के फादर हैं, वो एक समृद्ध किसान थे और उनके पास खाने पीने के सामान की कोई भी कमी नहीं थी, अर्थात वो अपने सातों बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते थे। ऑल द चिल्ड्रन
एक्सेप्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और भोली के अलावा उनके 6 बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ थे और पूर्ण रूप से हेल्दी थे। द सन्स had been sent to the city to study in the schools and later in college। उसके जो बेटे थे उनको शहर स्कूल पढ़ाई के लिए भेज दिया गया और बाद में उन्हें कॉलेज में भेजा गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। और जो उनकी एल्डेस्ट डॉटर राधा थी उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। और जो दूसरे नंबर की डॉटर थी मंगला उसकी शादी सेटल हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। और जब मंगला की शादी हो जाएगी उसके बाद रामलाल अपनी तीसरी बेटी की शादी के बारे में सोचेंगे और जिसका नाम चंपा होता है। अर्थात रामलाल की 3 बेटियां थी। 3 बेटियां थी, पहली राधा, दूसरी मंगला, तीसरी चंपा। राधा की शादी हो जाती है, मंगला की शादी सेट है और जब मंगला की शादी हो जाएगी उसके बाद रामलाल चंपा की शादी के बारे में सोचेंगे। दे वेयर गुड लुकिंग। तो उसकी लड़कियां थी वो सब बहुत अच्छी थी, गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्रिज रूम्स फॉर देम। और इसलिए रामलाल के लिए ये कोई कठिनाई वाली चीज़ नहीं थी कि वो अपनी बेटियों के लिए दूल्हे कैसे ढूंढेगा, क्योंकि उसकी जो बेटियां हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी सिवाय भोली के। क्योंकि जो भोली है मैंने आपको पहले ही बताया है कि 10 महीने की उम्र में वो बेड से गिर गई थी, तो वो थोड़ी सी मेंटली उसका जो दिमाग है वो थोड़ी कम चलता था। दूसरी चीज़ उसे स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी भी हो जाती है बचपन में 2 साल की उम्र में। तो इस कारण से जो भोली है वो अपने अन्य भाई बहनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है एवं लुकिंग में उतनी अच्छी नहीं है। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली। लेकिन जो हमारे रामलाल हैं वो भोली के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो वो देखने में अच्छी है और ना ही वो इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से भोली के अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं है जिससे भोली की शादी अच्छे घर में हो जाएगी। अब देखिए हम इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो रामलाल हैं ये बैठे हैं, साइड में उनकी पत्नी बैठी हुई है और पत्नी के पास हो सकता है या तो चंपा होगी या मंगला होगी, क्योंकि राधा की शादी हो चुकी है। और इस साइड आप देख पाते हैं कि जो भोली है वो बैठे हुए है और उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स नाम के धब्बे दिख रहे हैं और वो साथ में अपना कोई टॉय लेके हाथ में बैठी है। तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा चित्र है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से चित्र में ही देख के पता चलता है कि भोली के साथ भेदभाव किया जाता है। भोली वाज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वाज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज। और उसी साल गांव में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला गया था। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और जो तहसीलदार साहब हैं यहाँ के वो वो इस स्कूल का शुभारंभ करने अर्थात ओपनिंग करने के लिए आए थे। ही सेड टू रामलाल। उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तो उन्होंने कहा कि गांव के जमींदार होने के नाते जो आप यहाँ के मुखिया हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। इसलिए ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप गांव के लोगों के सामने कोई एग्जाम्पल प्रस्तुत करें। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। आपको अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी। उसी रात रामलाल ने अपनी पत्नी से कंसल्ट किया, क्योंकि कोई भी बात अगर उसके पति से बोली जाएगी तो वो घर जाके ज़रूर ही अपनी पत्नी से कंफर्म करेगा। तो उसकी जो पत्नी है वो चिल्लाने लगी, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हो गए हैं। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। यदि लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनके साथ शादी कौन करेगा। तो उनकी इस बात से हमको ये समझ में आता है कि जिस एज में बोली रहती है उस एज की लड़कियां स्कूलों में ज़्यादा नहीं जाती हैं। इसीलिए जो बोली की माँ है वो बोली के पापा से कह रही है कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। तो उस एज में जो लड़कियां स्कूल जाती थी उनसे कोई शादी नहीं करता था और जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी उन्हीं से लड़के शादी किया करते थे। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की आज्ञा की अवहेलना
कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वॉट टू डू। और लास्ट में जो तहसीलदार की पत्नी है उसने कहा, आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, आप भोली को स्कूल भेजिए। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि जो भोली है इसकी शादी के चांस तो वैसे भी बहुत कम है। अब हम बता दें कि इसकी शादी के चांस क्यों बहुत कम है, क्योंकि वो देखने में भी अच्छी नहीं है, दूसरी चीज़ वो इंटेलिजेंट भी नहीं है। तो उसकी जो माँ है वो कहती हैं कि अगर पढ़ाना है तो भोली को पढ़ा लो, क्योंकि इसकी शादी तो वैसे भी नहीं होना है। विथ हर अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, तो उन्होंने कहा कि इसका जो चेहरा है बहुत ज़्यादा कुरूप है और इसमें सेंस की कमी है, इसीलिए इसको भी स्कूल भेजिए। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो उन्होंने कहा कि लेकिन इसके जो मतलब टीचर्स हैं वो इसके बारे में चिंतित ज़रूर होंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी। अगले दिन रामलाल अपनी बेटी भोली का हाथ पकड़ते हैं और उससे कहते हैं, कम विथ मी, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली बहुत ज़्यादा डर गई थी। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि स्कूल कैसा होता था, कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काऊ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, और उसे बार बार यही बात याद आ रही थी कि किस तरीके से कुछ दिन पहले उनकी जो पुरानी काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से बाहर ले जाया गया था और फिर उसे बेच दिया गया था। तो कहीं न कहीं भोली के मन को यही बात परेशान कर रही थी कि जिस तरीके से उनकी जो पालतू गाय लक्ष्मी थी, जैसा उसके साथ वो किया गया, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना किया जाए। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये भोली के फादर हैं जो भोली का हाथ पकड़ के भोली को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और स्कूल में और बच्चे भी अंदर की ओर एंटर कर रहे हैं। ना ना ना, नो नो नो, सी साउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रेव। तो जो भोली है बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मतलब वो काफ़ी डर से चिल्लाती है और अपने हाथ को अपने पिता के हाथ की पकड़ से दूर करती है, अर्थात पापा उसका हाथ पकड़े हुए हैं तो वो अपना हाथ खींचती है, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि जिस तरीके से लक्ष्मी के साथ किया गया मेरे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। व्हाट्स द मैटर विथ यू यू फूल, उन्होंने कहा, अरे लड़की तुम पूरी पागल हो। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, शाउटेड रामलाल, रामलाल जी चिल्लाए। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उनने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टूडे, आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ। और एल्स वाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, उन्होंने कहा आज होली को कुछ साफ़ सुथरे ठीक ठाक से कपड़े पहना दो, अन्यथा वहाँ पर जो स्कूल के टीचर्स हैं और इसके जो अन्य स्कूल गर्ल्स होंगी वो पता नहीं क्या सोचेंगे इसको देखकर, क्योंकि यहाँ से समझ में आता है कि भोली को कभी साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनाए जाते थे और भोली के लिए कभी कपड़े भी नहीं खरीदे जाते थे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली, होली के लिए तो कभी नए कपड़े बनवाए ही नहीं जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर, उसकी जो बड़ी बहनें थीं उनकी पुरानी ड्रेसों को ही होली को पास कर दिया जाता था। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, किसी को भी फिक्र नहीं होती थी कि होली के कपड़े धुलना है, कि होली के कपड़े सिलवाने हैं या बनवाना है। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज का दिन भोली के लिए बहुत अच्छा था, अर्थात भोली बहुत लकी थी कि आज उसे क्लीन ड्रेस दी गई। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स हैंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, चूँकि ये जो ड्रेस है ये ड्रेस भी खुद भोली की नहीं थी, ये ड्रेस भी चंपा की थी और कई बार धुलने के कारण ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई थी, तो चंपा को इसकी फिटिंग नहीं आ रही थी, इसीलिए ये ड्रेस भोली के लिए पास की गई थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. आज भोली को बहुत अच्छे से नहवाया गया और उसके जो बाल हमेशा ड्राई रहते थे और मैटेड अर्थात उलझे हुए रहते थे, आज उनको अच्छे से ऑयल लगाकर कंघी की गई। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. और इन्हीं सब कारणों से जो भोली है उसको विश्वास हुआ कि आज वो वाकई में स्कूल जा रही है। When they reached the school,
द चिल्ड्रन वेयर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम्स। जब वे लोग स्कूल पहुँचे तो अन्य बच्चे पहले से ही क्लास में मौजूद थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। और रामलाल ने अपनी बेटी भोली का हाथ हेड मिस्ट्रेस के हाथ में दे दिया, अर्थात क्योंकि भोली बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी तो जो भोली की हेड मिस्ट्रेस हैं उनके पास रामलाल ने भोली को छोड़ दिया। लेफ्ट अलोन, द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ हर फियर लेडन आइज। तो जो पुअर गर्ल अर्थात जो भोली है उसे यहाँ पर पुअर गर्ल बताया गया है, वो बहुत ज़्यादा डर से अपने चारों ओर आंखों से देख रही थी। देयर वेयर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम्स गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। तो उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में लड़कियाँ हैं जो चटाई पर बैठी हुई हैं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। कुछ लड़कियाँ पुस्तकें पढ़ रही हैं और कुछ स्लेट्स पर लिख रही हैं। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तो जो हेड मिस्ट्रेस हैं उन्होंने भोली से बोला कि तुम किसी एक क्लास में जाओ और सिट डाउन अर्थात बैठ जाओ, कॉर्नर में तुम किसी भी क्लास में जाके तुम बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो वाट एग्जैक्टली आ स्कूल बाज लाइक। भोली को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये जो स्कूल होता है ये क्या होता है, एंड वॉट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। बस उसे खुशी थी तो इस बात की थी कि उसी की एज की बहुत सारी लड़कियां हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थी। तो कुल मिला के भोली को कुछ लगा कि ये कुछ ठीक ठाक जगह ही होती होगी क्योंकि मेरी एज की ही यहाँ पर सभी लड़कियाँ हैं। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और उसे ये भी लगा कि हो सकता है इन्हीं में से किसी एक लड़की के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी जो उसकी फ्रेंड बन जाएगी। तो कुल मिला के भोली की अभी तक एक भी फ्रेंड नहीं थी क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, उसे किसी प्रकार की आज़ादी ही नहीं दी गई थी। तो स्कूल में आकर उसे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसी उसी की एज की यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और उसे लगता है कि हो सकता है कोई एक लड़की उसकी अच्छी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। जो लेडी टीचर है क्लास में, जो क्लास में कुछ कह रही थी लेकिन जो भोली है वो कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। अब दीवार पर जो चित्र लगे थे भोली उनको देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स। The colors fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to the visit their village। तो जो भोली है अब वो चारों ओर अपनी आंखें चला रही है अर्थात देख रही है और जो कलर्स हैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। वो देखती है एक घोड़े की तस्वीर लगी है और ये घोड़ा दिखने में वैसा ही लगता है जैसा कि तहसीलदार जब स्कूल का उद्घाटन हुआ था तो तहसीलदार जी जिस घोड़े पर बैठ के आए थे ये घोड़ा बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा था। उसके बाद द गॉड वाज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर। और अब यहाँ गॉड देखती है, बकरी देखती है और वो देखती है कि ये बकरी ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से उसके नेबर के पास बकरी है। द पैरेट वाज ग्रीन लाइक द पैरेट्स सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और ये जो पैरेट है ये उतना ही ग्रीन है जितना ग्रीन पैरेट वो मैंगो ऑर्चर्ड में अर्थात आम के बगीचों में देखती है। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जिस काऊ को वो तस्वीर में देखती है ये काऊ ठीक उसी तरीके से है जैसी कि उसकी लक्ष्मी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक से भोली नोटिस करती है कि जो उनकी टीचर हैं वो उनके बगल में खड़ी हुई हैं और वो भोली की तरफ देखकर स्माइल कर रही हैं। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। तो वो भोली से पूछती हैं तुम्हारा नाम क्या है। वो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। तो जो भोली है वो कहती है, तो चूँकि हम जानते हैं कि जो भोली है वो हकलाती है
भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। तो भोली कहती है मेरा नाम भो मतलब वो अपना नाम बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो हकलाने के कारण ठीक तरीके से अपना पूरा नाम नहीं बता पाती। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लोड। और फिर वो रोना शुरू कर देती है और उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके से गंगा बहती उसी तरीके से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सी kept her head down as she sat in the her corner। और कॉर्नर में बैठे बैठे वो अपना सिर नीचे करके रोने लगती है। Not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her। और अब उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं था कि जो लड़कियां उसके पास बैठी हैं वो उसे देखकर हंसेंगी, क्योंकि अभी तक भोली के बोलने पर सभी लोग ही उसका मजाक बनाते थे। तो अब उसे इस चीज़ का भी कोई भी डर नहीं था। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है तो सभी लड़कियां जल्दी से दौड़कर क्लासरूम से बाहर जाती हैं। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन अभी भी भोली अपना कॉर्नर नहीं छोड़ पा रही थी। हर हेड स्टिल लोवर्ड शी केप्ट ऑन सॉबिंग। उसका सिर अभी भी वो नीचे किए हुई थी और वो आंसू बहाए जा रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड शूथिंग। तो टीचर ने बोला भोली, जो टीचर की आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी और बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंटली थी। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। और जिस तरीके से उसके टीचर ने उसे बहुत ही कोमलता के साथ भोली बोला था, तो वो कहती है कि ऐसी आवाज़ तो मैंने अपने जीवन में आज तक भी नहीं सुनी थी। इट टचड हर हर्ट। और ये आवाज़ तो उसके दिल को छू गई। गेट अप सैड दी टीचर। टीचर ने कहा भोली से उठ जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। तो उनके टीचर ने बोला कि ये कोई आदेश नहीं है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, बस ये तो एक फ्रेंडली सजेशन है तुम्हारे लिए कि भोली उठो। नाउ टेल मी योर नेम। चलो अब तो मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्क्रेशर। और उसे लग रहा है कि अब वो फिर से हकलाएगी तो उसे फिर से थोड़ी सा अजीब लग रहा था, डिस्क्रेश हो रही थी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउ एवर सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। क्योंकि जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड हैं, तो उन्हीं की खातिर भोली ने कहा कि मैं एक बार फिर से प्रयास करूँगी। सी हैड सच अ सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। तो शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल है और वो उन पर नहीं हंसेंगी। वो सी बिगेन टू स्टेमर। अब वो फिर से बोलती है लेकिन फिर से वो हकलाने लगती है। वेल डन बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अर्थात उनकी टीचर ने उनका मनोबल बढ़ाया। द टीचर इनकरेज्ड हर। टीचर ने उनका उत्साह बढ़ाया। कम ऑन नाउ द फुल नेम। ठीक है बता पा रही हो तुम, ठीक है अपना पूरा नाम बताओ। वाह वो भोली। एट लास्ट सी वाज एबल टू शेड। और लास्ट में वो अपना नाम बताने में समर्थ हो जाती है। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट इफ़ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। और उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी कोई महान उपलब्धि है, क्योंकि वो अभी तक हकला रही थी और अपना नाम ठीक से नहीं बता पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसके टीचर ने उस पर थोड़ी सा प्रेशर डाला, वो भी फ्रेंडली मैनर में, तो उसने अपना नाम बता दिया। वेल डन बहुत अच्छा बच्ची। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड। टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई और उसकी प्रशंसा की। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरी वन एल्स। उसकी टीचर ने कहा कि तुम्हारे मन में ये जो डर भर गया है इसको बाहर निकालो और तुम भी अन्य लोगों की तरह बोल पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली। तो भोली उनको देख रही थी और भोली ने पूछा क्या सच में मैं बोल पाऊँगी। तो जो भोली है वो बहुत ही ज़्यादा भोली होती है और उसे ये भी यकीन नहीं होता है कि वो बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। लेकिन उनकी जो ये टीचर हैं उनका इतना अच्छा व्यवहार था कि इतने अच्छे व्यवहार से भोली बहुत अधिक प्रभावित होती है। और उसने पूछ लिया क्या मैं भी अन्य बच्चों की तरह बोल पाऊँगी। तो उनकी टीचर ने बोला हाँ तुम भी अन्य बच्चों की तरह बोल पाओगी। यस यस इट विल बी वेरी इजी। तो अब भोली के मुंह से ऑटोमेटिक खुद ही निकला यस यस, अर्थात अब उसने बोलना स्टार्ट कर दिया था। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे
विल यू कम? तो उनकी मैम ने कहा, तुम प्रतिदिन स्कूल आओगी। विल यू कम? क्या तुम सच में आओगी? भोली नोडेड। भोली ने ऐसे सिर हिला दिया, हाँ मैं आऊँगी। नो, से इट अलाउड। ये यस, एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it. हाँ, तो भोली ने कहा ये यस। हाँ, भोली ने खुद से ही अपना मतलब ऐसे यस बोला और वो ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि अब वो धीरे धीरे बोल पा रही है। डिड नॉट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। डिड नॉट आई टेल यू, तो वो कहती है मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। नाउ टेक दिस बुक, सबसे पहले तुम ये पुस्तक ले लो। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर। अब जो मैडम ने भोली को बुक्स दी, उस बुक्स में बहुत अच्छे अच्छे चित्र थे और वो चित्र बहुत अच्छे रंगों से भरे हुए थे। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। तो उस किताब में कुत्ते का, बिल्ली का, बकरी का, घोड़े का, तोते का, शेर का और एक गाय के चित्र थे जो भोली की लक्ष्मी से मिलती जुलती थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और जितने भी चित्र थे उनका नाम नीचे काले काले बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। तो भोली की टीचर ने कहा कि 1 महीने के अंदर तुम ये किताब बहुत अच्छे से पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। फिर मैं इसके बाद तुम्हें और बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल बिगर वन, और फिर और ज़्यादा बड़ी। मतलब उनकी मैम ने उनसे बोल दिया कि पहले तुम इसको पढ़ो, इसके बाद मैं तुमको दूसरी दूंगी और फिर मैं तुमको तीसरी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन एल्स इन दी विलेज। और उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम इतना अधिक पढ़ लिख जाओगी कि जितना गांव में कोई भी नहीं पढ़ा होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तो फिर किसी का भी साहस नहीं होगा कि वो तुम पर हंसे। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइएस्ट स्टेमर। उन्होंने कहा कि जब तुम बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाओगी तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम जो कुछ भी कहोगी उसे ध्यान से सुनेंगे और फिर तुम बिना हकलाए हुए बहुत ही प्रवाहपूर्ण अपनी भाषा को बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? उनने बोली को ऐसे समझाया। नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह फिर से जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेयर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूसूम्ड। तो जैसे ही भोली ने ऐसा सुना तो भोली को ऐसा महसूस हो रहा था कि गांव में जितने भी मंदिर हैं उन सभी के घंटियां बज रही हैं और जितने भी पेड़ हैं स्कूल हाउस में वो सभी लाल लाल रंग के फूलों से लद गए हैं। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। तो जो भोली का मन है, जो दिल है, उसमें नई नई उम्मीदें, नई नई चीज़ें आ रही थीं। अर्थात भोली के मन में नए नए सपने जागृत हो रहे थे। दस द ईयर पास्ट, इस तरीके से कई साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। अब विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। दस द ईयर पास्ट, इस प्रकार कई साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, ये जो गांव है अब ये एक छोटे टाउन में बदल गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, और ये जो प्राइमरी स्कूल था अब वो हाई स्कूल में चेंज हो गया है। देयर वेयर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड, अब गांव में एक टीन शेड में अब एक सिनेमा भी खुल गया है। एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, और गांव में कॉटन निकालने वाली अर्थात जो जितने भी कपास के पेड़ होते हैं कपास को निकालने वाली एक मिल भी खुल गई है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और गांव में एक रेलवे स्टेशन है जहां पर ट्रेन रुकने लगी है। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात डिनर के बाद रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या हमें बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी कहती है हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ बेल टू डू हिज रूम, तो वो कहती है कि भोली की ये बहुत ही अच्छी किस्मत होगी कि ये भोली को इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, तो उनकी माँ कहती है एक अच्छी बड़ी दुकान है, खुद का मकान है और मैंने सुना है उसके बैंक में कई हज़ार रुपए सेव हैं। मोर ओवर
ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और सबसे अच्छी बात तो ये है, उसने किसी भी प्रकार के दहेज की कोई भी मांग नहीं की है। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो। लेकिन जो विषय विषय वो हैं भोली के पिताजी रामलाल, वो कह रहे हैं लेकिन तुम जानती हो ये तो सब ठीक है, लेकिन वो जवान नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग उतनी ही एज का है जितनी एज का मैं हूँ। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ा भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और तुम्हें ये भी पता है कि उसके जो बच्चे, जो पहली बीवी से उसके जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि भोली की शादी की बात चल रही है, वो भी किसी ऐसे आदमी के साथ जो उसके पिता की एज के हैं, और साथ ही साथ वो थोड़ी सा रिच है। लेकिन उसकी ये कोई पहली पत्नी का भी जिक्र नहीं आया, लेकिन उसके बच्चों का जिक्र आया है। इससे ये बात साफ स्पष्ट होती है या कि उसकी पहली बीवी है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए जो विशंबर है, विशंबर के साथ उसके भोली के पेरेंट्स भोली की शादी करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए विशंबर के अंदर क्या क्या कमियां हैं। पहली बात तो जो विशंबर है उसकी एज भोली के फादर की एज के बराबर है। दूसरी चीज़ वो लंगड़ा है, और तीसरी चीज़ उसकी पहली बीवी के वही बड़े बड़े बच्चे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी पत्नी कहती है तो इससे क्या दिक्कत है। 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। तो भोली की माँ कहती है कि 45 और 50 साल ये एज आदमियों के लिए ज़्यादा नहीं होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लेक ऑफ सेंस। तो भोली की माँ कहती है हम लोग बहुत लकी हैं कि वो दूसरे विलेज से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि अगर वो इसी गांव का होता तो उसे भोली की बीमारी के बारे में भी पता होता, और ये भी पता होता कि भोली में दिमाग की कमी है। तो ये शुक्र मनाओ कि वो किसी दूसरे गांव का है और उसे भोली के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन आर मैरिड ऑल हर लाइफ। वो कहती हैं यदि हम ये एक्सेप्ट प्रपोजल नहीं करते हैं तो हो सकता है भोली को पूरी ज़िंदगी कंवारा ही रहना पड़ेगा, अर्थात उसकी शादी नहीं हो पाएगी। यस, वट आई वंडर वॉट भोली विल से। तो उसके पिताजी कहते हैं लेकिन मुझे ये इस बात की बड़ी चिंता है कि भोली क्या कहेगी। वॉट विल दैट विटिलेस वन से। तो उन्होंने कहा कि अरे वो गाय क्या कहेगी। सी इज़ लाइक अ डम्ब काऊ, वो तो वैसे भी एक गाय की तरह है, गूंगी। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो रामलाल कहते हैं हाँ शायद तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। तो कोर्ट यार्ड में अर्थात बरामदा में वो किसी कॉर्नर में थी, और वो अपने खटिया पर अर्थात खाट पर आधी जागी हुई थी, और वो सब कुछ सुन रही थी जो उसके मम्मी पापा आपस में बातचीत कर रहे थे। विशंबर नाथ बाजा बेल टू डू ग्रोसर। तो जो विशंबर नाथ है वो बड़ा ग्रॉसरी वाला था, तो उसका ग्रॉसरी का बिजनेस था। ही कैम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विथ हिम फॉर द वेडिंग। अब देखिए शादी का समय आ गया, तो जो विशंबर है वो बढ़िया बारात लेकर आया, और उस बारात में उसके दोस्त भी थे और उसके रिश्तेदार भी थे। अ ब्राश बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। तो अब देखिए बारात में जैसा कि हम जानते हैं ब्रॉश बैंड बज रहा था, और जिस तरीके से भारतीय शादियों में गाने बजते हैं बारात में, उसी तरीके से विशंबर की बारात में गाने बज रहे थे। विथ द ब्रिज रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। और जो दूल्हा है वो भी काफ़ी सजे धजे घोड़े पर बैठा हुआ था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। इस तरीके से साज सज्जा देखकर जो रामलाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के मारे झूम रहे थे, अर्थात काफ़ी खुश थे, क्योंकि जो बेटी की शादी होती है वो भले ही हर पिता के लिए काफ़ी दुख का विषय होता है, क्योंकि अब जो बेटी है वो इस घर को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन सच में कहा जाए तो बेटी की शादी अपने घर से इज्जत के साथ करना एक पिता के लिए बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती वाली बात होती है। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी नंबर की लड़की है उसकी इतनी अच्छी ग्रैंड वेडिंग होगी।
Holi's elder sister, who had come for the occasion, were envious of her luck. अब होली की अन्य जो सिस्टर थी जैसे राधा, चंपा और मंगला जो उसकी शादी में सम्मिलित हुई थी, वो लोग भी भोली की इस तरीके से साज सज्जा देखकर वो काफ़ी जलन उन्हें महसूस हो रही थी, क्योंकि जो भोली की शादी है वो काफ़ी रिच फैमिली में हो रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब शादी का शुभ मुहूर्त आ गया तो पंडित जी ने कहा, दुल्हन को ले आइए। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to bride's place near the scared fire. अब देखिए भोली लाल रंग के जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी और उसे जहाँ पर आग प्लेस की गई थी हवन कुंड में, वहीं पर उसको विशंभर के बगल में लाके बिठा दिया गया। गारलैंड दी ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। अब देखिए विशंबरनाथ का कोई दोस्त था, तो उस दोस्त ने कहा कि लड़की को माला पहनाओ। द ब्रिज रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। तो जो दूल्हा है उसने पीले कलर के जो गेंदे के खिले खिले फूल होते हैं उनकी माला को हाथ में लिया। अब वो मैन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अब एक औरत जो भोली के पीछे बैठी हुई थी उसने दुल्हन का थोड़ी सा घूंघट ऊपर कर दिया। विशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। अब विशंबर ने एक नज़र भोली को देख लिया। द गारलैंड रिमेंड पॉइजनड इन हिज हैंड। अब वो गेंदे के फूल की माला विशंबर के हाथ में ठहरी सी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। और दुल्हन ने धीरे से अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर नीचे कर लिया ताकि कोई भी उसके पॉक्स मार्क्स ना देख पाए। हैव यू शीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। अब विशंबर के बगल में उसका जो दोस्त बैठा था, विशंबर ने उससे कहा, क्या तुमने इसको देखा है? सी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। इसके चेहरे पर तो पॉक मार्क्स हैं। शो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर। तो उसके दोस्त ने कहा, तो इसमें क्या दिक्कत है? तुम थोड़ी ना कोई जवान हो, अर्थात तुम भी तो 45-50 साल के हो गए हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। लेकिन विशंबर ने कहा, तो इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, मैं इससे शादी तो करूँगा, लेकिन मैं इससे शादी जब करूँगा जब इसके पापा मुझे दहेज के रूप में 5000 रुपये देंगे। रामलाल बेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। अब रामलाल गए और उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी। हिज ऑनर, कहा जाता है कि जो पगड़ी होती है वो सम्मान का प्रतीक होती है। एट विशंबर्स फीट, और उन्होंने पगड़ी उतार कर उसे विशंबर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट म्यूसो, टेक 2000 रुपीज़। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ह्यूमिलेट मत करिए, टेक 2000 रुपीज़। आप मुझे ह्यूमिलेट मत करिए, मैं आपको 2000 रुपये देता हूँ, आप रख लीजिए। नो, 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे 5000 रुपये ही चाहिए, अन्यथा मैं चला जाऊँगा और आप अपनी बेटी को यहीं रखिए। बी अ लिटिल कंसिडरेशन प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो बहुत ही ज़्यादा मनाते हुए वो कहते हैं, अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं पूरे गांव में अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा पाऊँगा। अक्सर हम सब जानते हैं, अगर किसी भी पिता की बेटी की बारात उसकी बेटी को बिना लिए हुए लौट जाए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात किसी पिता के लिए हो ही नहीं सकती है। और ऐसा हमारे समाज में कई तरीके से देखने को मिलता है कि लड़कियों की बारात आती है और लड़की को लिए बिना ही बारात वापस चली जाती है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी अपन लेसन पे फोकस करते हैं। देन आउट विथ 5000। तो फिर विशंबर ने कहा, ठीक है, फिर आप 5000 रुपये लाइए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन। अब रामलाल के चेहरा आंसुओं से भरा था। रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। उसने अपनी तिजोरी खोली और नोट्स काउंट किए। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्रिज रूम्स फीट। और उसने नोटों का वह बंडल दूल्हे के कदमों में रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रफेंट स्माइल। तो जो विशंबर का चेहरा है अब वो खुशी से रोशन लगने लगा। ही हैड ग्रैम्बल्ड एंड वॉन, क्योंकि जो विशंबर है उसने गैम्बलिंग किया था, अर्थात एक जुआ टाइप का खेला था और वो उसमें जीत गया। गिव मी दी गारलैंड, ही अनाउंस्ड। अब विशंबर ने दोस्त से कहा, मुझे फूलों की माला दो। वंस अगेन द व्हील वाज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। फिर से दुल्हन के दुपट्टे को ऊपर किया गया और उसके चेहरा दिखाया गया। बट दिस टाइम हर आइज़ वेयर नॉट डाउनकास्ट। लेकिन इस बार जो भोली है उसने अपनी आंखें नीचे नहीं की।
सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और वो अपने होने वाले हस्बैंड की ओर स्ट्रेट देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, और उसकी आंखों में ना ही कोई एंगर था ना ही कोई नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, अर्थात केवल कोल्ड कंटेम्प्ट था उसकी आंखों में। Bisambar raised a garland to place it round the bride's neck, but before he could do so, Boli's hand struck out like a streak of lightning. बिसम्बर ने जैसे ही फूलों की माला उसके गले में डालने के लिए किया, बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन वो इतना कर ही पाता उसके पहले ही भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, तो भोली के हाथों ने उसकी माला को जोर से अपने हाथ से धक्का दिया। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और वो जो माला है वो आग में जाकर गिर पड़ी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो वहाँ से उठ गई और उसने अपना सिर का पल्लू ऊपर कर दिया। पिताजी, सैड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, तो भोली ने क्लियर आवाज़ में कहा पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वेयर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्मार, तो सभी लोग देख रहे थे, उसके जो पापा हैं, उसकी माँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जितने भी उसके रिश्तेदार हैं और पड़ोसी हैं, वो सभी लोग भोली की ओर ऐसे घूरे जा रहे थे और देख रहे थे किस तरीके से ये लड़की बिना हकलाए हुए बोल रही है। पिताजी, टेक बैक योर मनी, तो उसने कहा पिताजी आप अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं कर रही हूँ। रामलाल वाज थंडर स्टक, जो रामलाल है वो रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, जो रामलाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर शो शेमलेस शो अगली एंड शो शेमलेस, जो मेहमान थे जो यहाँ पर आए हुए थे वो सभी कानाफूसी कर रहे थे। सो शेमलेस, कितनी बेशरम लड़की है। सो अगली, कितनी ज़्यादा बदसूरत है, मतलब वो बार बार यही कह रहे थे देखो तो कितनी बदसूरत लड़की है और कितनी ज़्यादा बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए, उन्होंने कहा भोली क्या तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम तो अपने परिवार की इज्जत उछालने पे तुली हुई हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हारे अंदर हमारे परिवार के लिए कोई भी इज्जत नहीं बची। फॉर द शेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, तो भोली ने कहा पिताजी आपकी इज्जत की खातिर ही मैं एक ऐसे आदमी से शादी करने जा रही थी जो लंगड़ा है और ओल्ड है। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पिटेबल कोवार्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन वो कहती है मैं एक लालची आदमी के साथ, एक स्वार्थी आदमी के साथ इस तरीके से मैं इस आदमी को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊँगी। आई विल नॉट आई विल नॉट आई विल नॉट, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं इस शादी के आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी। वॉट अ सेमलेस गर्ल, कैसी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट सी वॉज अ हार्मलेस डम काऊ, हम सभी लोग तो ये सोच रहे थे कि ये लड़की तो एक गाय की तरह गूंगी है। भोली टर्न वायोलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यस आंटी यू आर राइट, तो भोली उस ओल्ड वुमेन की ओर उसने मतलब मुड़ी और उसने कहा हाँ आंटी जी यू आर राइट, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्ब ड्राइवन काऊ, आप सभी लोगों को यही लग रहा था कि मैं एक गूंगी काऊ हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप मुझे एक एक ऐसे आदमी के हवाले आप सभी लोग मुझे कर रहे थे जो जिसके अंदर बिल्कुल भी मानवता नहीं है, अर्थात हार्टलेस क्रिएचर है। बट नाउ द डम्ब काऊ द स्टैमरिंग फूल, लेकिन अब ये जो गूंगी काऊ है द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, जो हकलाती थी अब वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और भी सुनना चाहते हैं। विशंबरनाथ द ग्रोशर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, जो विशंबरनाथ जो एक ग्रोशर है अब वो अपनी पार्टी के साथ वापस जाता है। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट्स दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग, और जो भी जितने भी कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन हैं उन्हें लग रहा था शादी कंप्लीट हो गई है और वो विदाई के सॉन्ग चलाने लगे थे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बाउड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, अब जो रामलाल है वो ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़मीन में समाया हुआ जा रहा है, अर्थात जब एक पिता
कि घर से बारात बिना बेटी को लिए लौट जाए तो उसके पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ होती है। तो ऐसा लग रहा है कि रामलाल तो धरती में ही समाये जा रहे हैं। हिज हेड बाउड लो, उनका सिर नीचे झुक गया। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख के कारण और शर्म के कारण उनका सिर नीचे झुका जा रहा है। द फ्लेम्स ऑफ द स्केयर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो आग की लौ जल रही थी जिसमें भोली और विशंबर के साथ फेरे होने हैं, धीरे धीरे वो भी स्लो हो रही है। एवरी वाज गॉन, सभी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। रामलाल टर्न टू भोली एंड सैड, रामलाल भोली के पास गया और उन्होंने कहा, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। तो उन्होंने कहा कि अब तुम क्या करोगी, कोई भी तुमसे अब शादी नहीं करेगा। वॉट शैल वी डू विथ यू, फिर हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड शुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टीडली। देखिए अभी तक पूरे लेसन में सुलेखा को भोली भोली कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक वो एक डम्ब काऊ ही थी, अर्थात कुछ भी बोलकर नहीं जानती थी। लेकिन जैसे ही भोली ने बोलना स्टार्ट किया तो जो हमारे और राइटर हैं उन्होंने भी अब यहाँ उसका नाम सुलेखा दिया है। तो सुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, उसने शांत आवाज़ में और स्थिर रहकर बात की। डोंट यू वरी, पिताजी आप चिंता मत करिए। In your old age, I will serve you, and mother, I will teach in the same school where I learned so much. Is not the right, ma'am? तो उसने कहा पिताजी जब आप ओल्ड हो जाएंगे अर्थात आपके ओल्ड वृद्ध अवस्था वाले दिनों में मैं आपकी सेवा करूंगी। और उसने माँ से कहा कि अब मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने पढ़ाई की है। इज़ नॉट द राइट मैम, और उस वहीं पर उसकी मैम थी साइड में, तो उन्होंने कहा क्या मैम सही कह रही हूँ मैं, ठीक नहीं रहेगा ये। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, अब उनकी जो टीचर जो कॉर्नर में खड़ी थी वो पूरा ड्रामा देख रही थी, अर्थात अभी तक जो कुछ भी हुआ वो पूरा बिना आवाज़ उठाए ही वो पूरा का पूरा मामला देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, बिल्कुल। सी रिप्लाइड, उन्होंने कहा। एंड इन हर स्माइलिंग आइज बाई द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, और उनकी आंखों में जो स्माइल थी अर्थात उनकी आंखों में एक स्पष्ट मुस्कान देखने को मिल रही थी और ये उनके हृदय को एक डीप सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, अर्थात पूर्ण संतुष्टि मिल रही थी। जिस तरीके से कोई भी आर्टिस्ट अपनी कोई भी चीज़ बनाता है और उस चीज़ के फेमस होने के बाद जो उसको मास्टरपीस मिलता है वही उनकी मैडम को आज मिल रहा था, अर्थात उनकी मैडम ने भोली को पढ़ाया, उन्हें नैतिक और अनैतिक सभी प्रकार की शिक्षा दी और उसी का ड्रामा आज जब सामने प्रस्तुत हुआ और जब उन्होंने उसमें भोली की समझदारी को देखा तो ऐसा लग रहा था कि उनकी जो आँखें हैं वो स्माइल कर रही हैं और उनके हृदय को डीप सेटिस्फैक्शन की अनुभूति हो रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भोली है अगर वो आज पढ़ी लिखी है तो उसने अपनी उचित और अनुचित लाइफ का ठीक तरीके से डिसीजन लिया।